नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज एट 10 देख रहे हैं आप और न्यूज एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, छोटी खबरें, जिसमें खासतौर पर बात होगी लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की कि आखिर जो तमाम राजनीतिक दल है वो आज कहां पर कौन कौन से नेता आज रैलियां करेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो चुनावी खबरों पर मुख्य तौर पर नजर रहेगी, लेकिन इसके साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं न्यूज एट 10 में हेडलाइंस की। यूपी के सियासी गर्मी को आज और बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लालगंज, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में करेंगे धुआंधार प्रचार। योगी, अखिलेश और मायावती समेत बाकी दल के नेता भी कमर कसकर तैयार। आज ओडिशा में आमने सामने होंगे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। जेपी नड्डा भुवनेश्वर में रोड शो से शुरू करेंगे प्रचार अभियान, तो खड़गे कंधमाल में करेंगे रैली। अमित शाह बिहार में देंगे एनडीए 400 पार का नारा, वहीं केजरीवाल अमृतसर में करेंगे रोड शो। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम को आज कोर्ट में पेश करेगा ईडी। कैश कांड से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की होगी कोशिश। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में आज से फिर भीषण गर्मी के आसार। अगले 3 दिन शुष्क मौसम के कारण 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है तापमान। वहीं केरल के 9 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व के आयोजन की जोरदार तैयारी। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर भी होगा लॉन्च। और खेल जगत की खबरों में ओलंपिक चैंपियन बनने के बाद पहली बार घरेलू टूर्नामेंट में उतरे नीरज चोपड़ा। 82.27 मीटर थ्रो फेंककर फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल पर जमाया कब्जा। तो ये थी न्यूज एट 10 में हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की 24 की चुनौती में। तो मिशन 400 पार के संकल्प के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे। दरअसल 25 मई को होने वाले मतदान के लिए आज पूरे दिन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जिसमें सबसे पहले बात करें तो प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे लालगंज लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष में पीएम की आज रैली होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री जौनपुर से भाजपा उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और वहीं तीसरी रैली होगी जौनपुर के बाद में भदोही में, जहां भाजपा उम्मीदवार विनोद कुमार बिंद के पक्ष में एक रैली को संबोधित करेंगे। और इसके बाद में वहीं करीब 4 बजे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करेंगे आज प्रधानमंत्री। और ये उत्तर प्रदेश में आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोर्चा संभाले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ आज कौशाम्बी और फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही विपक्ष भी अपने अभियान को तेज करने में जुटा हुआ है। गठबंधन के पक्ष में कई रैलियां आज होने जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2 जनसभाओं को संबोधित करके अपने गठबंधन के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील करेंगे। वहीं दोपहर में करीब 2 बजे फतेहपुर में अखिलेश यादव चुनावी सभा में हिस्सा लेंगे, तो वहीं शाम में कौशाम्बी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज फतेहपुर के खागा में स्थित नवीन मंडी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करीब 2 महीने बाद आज पंजाब आ रहे हैं, और वो शाम को अमृतसर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप सिंह धालीवाल के पक्ष में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे।
और वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां नए नए तरीके से आगामी चरणों के चुनाव के लिए अपनी रणनीति इन दिनों बना रहे हैं और उसे समय के साथ बदल भी रहे हैं। दोनों ही दल के अध्यक्ष आज ओडिशा में होंगे। जी हां, एक तरफ जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा में अपने प्रचार अभियान का आगाज भुवनेश्वर में एक रोड शो के जरिए करेंगे, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कंधमाल के फुलबनी में पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। जेपी नड्डा बारागढ़ और सुंदरगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने वाले हैं, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं और यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस के बीच है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में एनडीए के 400 पार वाले नारे को मजबूती देते हुए नजर आएंगे। दरअसल अमित शाह बिहार में 2 जनसभा करेंगे। सबसे पहले अमित शाह सीतामढ़ी में जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मधुबनी में भाजपा उम्मीदवार अशोक यादव के समर्थन में रैली करेंगे। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को राज्य में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए आज नई दिल्ली तलब किया है। चुनाव के बाद अशांति को रोकने में स्थानीय प्रशासन की विफलता पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में हुई खामियों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए जाने वाले एहतियाती उपायों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने आचार संहिता के पालन और शांति सुनिश्चित करने के लिए कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे कि राज्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। चुनाव आयोग ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। चुनाव आयोग के नतीजे आने में अभी पूरे 19 दिन बाकी हैं, लेकिन 4 जून के इस नंबर गेम पर अभी से शुरू हो चुका है माइंड गेम। दरअसल हर पार्टी, हर गठबंधन का यही दावा है कि उसे पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। अभी बाकी है 3 चरण, लेकिन अभी से शुरू हो गया है ये दावों का रण। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में अब तक हुए 4 चरणों के मतदान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष जीत को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ढिंडोरी की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए की बड़ी जीत और कांग्रेस के बुरी तरह से हारने का दावा किया। एनडीए गठबंधन को कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है, इसका पता यहां इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है। वो जानते हैं कि इंडी गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। एनडीए 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही भाजपा का दावा है कि 4 चरणों में ही भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि कांग्रेस भी 4 चरणों के चुनाव में इंडी गठबंधन की मजबूत स्थिति में होने की बात कह रही है। चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की
विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में फिर से एक बार मोदी सरकार की लहर चलने की बात कही। 2014, 2017, 2019, 2022 इन सभी चुनावों में मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने मोदी जी को अपना पूरा समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया। 2024 में पूरे भारत में एक ही लहर है और वह है फिर एक बार मोदी सरकार का, अब की बार 400 पार का, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। देश की जनता बदलाव चाहती है, वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने इस चुनाव में कांग्रेस को पिछली बार से भी कम सीट आने का दावा किया, तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा की हार का दावा किया। अरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये जिस ढंग से भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों की संपत्ति छीनने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है ये माई बेटा को कोई देश से प्रेम नहीं है। इस बार 40 से कम, पिछले बार से कम सीट आएगी, ये भारत छोड़ के भागेगा। 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के बाद ही स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर, पूर्वी और पश्चिम भारत में बीजेपी हाफ। 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इंडी अलायंस को 315 सीटें आ रही हैं और एनडीए 195 सीटों पर सिमट जाएगी। हालांकि ये तो पार्टी नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 4 चरणों की इन्हीं 379 सीटों पर भाजपा को 205 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 43 सीट ही हासिल कर पाई थी। वहीं डीएमके को 24 और एसपी बीएसपी को 4-4 सीटें मिली थी और अन्य दलों के खाते में 99 सीटें आई थी। बहरहाल इस बार के जनादेश का पता तो 4 जून को ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 का ये दौर चल रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से एक अनूठी पहल की गई और इस अनूठी पहल ने लोगों के द्वारा काफी पसंद इस अनूठी पहल को किया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने 85 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं के लिए घर से वोट की सुविधा की शुरुआत की है और सोपोर के बुजुर्ग मतदाताओं भी होम वोटिंग की सुविधा से बेहद खुश हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है इन बुजुर्ग मतदाताओं का इस रिपोर्ट के जरिए। सोपोर के सिद्धपुरा गांव के 101 साल के गुलाम रशीद काफी खुश हैं क्योंकि चुनाव आयोग की टीम उनके घर आई और उनका वोट घर बैठे ही हो गया। एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने मतदान किया है और वो भी घर बैठे बिना किसी परेशानी के। वे चुनाव आयोग का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही सभी को मतदान के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का ये सहूलियत जो हम हमारे लिए रखे गए हैं ये बहुत अच्छा है। इसी तरह से अगर इससे पहले भी बुजुर्गों के लिए ऐसा सहूलियत होगा, आज से पहले ये सहूलियत नहीं थी। पोलिंग बूथ पर जाने में ये असमर्थ थे इस बार, लेकिन क्योंकि अब घर पर ही वोटिंग हो गई है तो इन्होंने अपना मतदान किया है और ये बहुत खुश हैं। इनका कहना है कि जो मतदान है वो बहुत जरूरी है सभी के लिए। चुनाव आयोग ने दरअसल इस बार होम वोटिंग की अनूठी पहल की है, जिसके तहत बारामूला जिले के 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए घर से वोट सुविधा मंगलवार से शुरू हो गई, जिसमें जिले के 449 पंजीकृत बुजुर्ग और पीडब्ल्यूडी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। स्पेशली 85 प्लस के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कई सारे जो 100 प्लस वोटर्स भी हैं,
तो इनसे इनको सहूलियत ये मिल रही है कि रादर देन कमिंग डाउन टू पोलिंग स्टेशन, इनको अपने घर पे जाके हमारी पोलिंग टीम मतदान करा रही है। एंड इवन जो हमारी एवीपीटी कैटेगरीज में कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैरालाइज्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, वो आर अनेबल टू मूव, तो उनको भी उनके बेड तक जाके हम होम वोटिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग की पूरी टीम घर घर जाकर मतदान की पूरी प्रक्रिया बताती है और पात्र लोगों को ये सुविधा देती है, और वो भी गोपनीयता के साथ। जो होम वोटिंग फैसिलिटी पहली बार आई है इंडियन डेमोक्रेसी में, तो इससे ये फायदा हुआ कि जो घर पर हो, बिस्तर पर हो, लेटा हुआ हो, कुछ लोग तो बिल्कुल 100 अबव है, बिल्कुल बात भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपने कंपेनियन को बोलते हैं वोट डालना, तो उसका वोट जाया नहीं हो रहा है। अब ये तो जो बहुत अच्छी फैसिलिटी आ गई है। सोपोर के ही गुलाम मोहम्मद वार और खतीजा बेगम भी बेहद खुश हैं। 15 साल के बाद उन्होंने वोट डाला है। वे उत्साहित हैं कि अब उनका वोट बेकार नहीं होगा। वैसे हमेशा वोट डालते हैं? हाँ, हमेशा ये डालते हैं वोट। तो अब जो है, जो लोग नहीं घर से बाहर निकल पाते थे, इनकी तरह क्या है, उनके लिए एक अच्छा, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत है। जो घर नहीं जा सकता फिर तो रिजेक्ट होता है ना इसका वोट, ये नहीं चल सकता है, फिर रिजेक्ट होता है। हर एक काम के लिए बिल्कुल माहौल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इलेक्शन में कोई जाना चाहे तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल तो डर वर कुछ नहीं है। पहले जिस तरह से बॉयकॉट होता था, पहले जिस तरह से यहाँ पर सोपोर तो आतंकवादी हमलों के लिए भी जाना जाता है, काफी आतंकवाद प्रभावित था, अभी भी ऐसा होता है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है। ये उत्साह इसलिए भी है क्योंकि अब से पहले एप्पल टाउन सोपोर आतंकवाद और पत्थरबाजी के लिए कुख्यात था। डर, दबाव और बायकॉट की राजनीति यहाँ हावी रहती थी, लेकिन अब मतदान के महत्व और मताधिकार के उपयोग को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सोपोर के सिद्धपुरा गांव में हम मौजूद हैं, जो पहले जाना जाता था आतंकवाद के लिए, जो पहले जाना जाता था पत्थरबाजी के लिए। इस क्षेत्र में सालों सालों तक लोग वोट नहीं डाल पाए इसी समस्या के लिए, लेकिन अब न कोई डर है, न कोई बॉयकॉट है और न ही कोई इस तरह से आतंकवादी घटना इनके सामने आती है। चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर होम वोटिंग में लगी हुई है। यहाँ के लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, बहुत उत्साहित भी हैं, क्योंकि वर्षों बाद इन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, सोपोर। तो बिल्कुल ये जो अनूठी पहल की गई ये काफ़ी फायदेमंद भी साबित हो रही है, और इस पहल के जरिए कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग मतदाता है, जो कहीं चलने में या आने जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद, और वो अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल इस अनूठी पहल के जरिए करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला न्यूज़ एट 10 में यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और इसी बीच अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। जोशी जी को रिटायर किया गया था, और उसके बाद तमाम यशवंत सिन्हा जी, सुमित्रा महाजन जी, कई लोगों को यहाँ टिकट नहीं मिली। कई लोग जो पद पे बैठे हुए थे उनको पद से इस्तीफा दिलवा के उनको हटाया गया। ऐसे कई सारे लोग हैं। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे,
और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए, इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। दूसरी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और उनके साथ में इस वक्त मौजूद थे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के अगले साल हो जाएंगे तो क्या वो राजनीति से अलग हो जाएंगे, इस तरीके की तमाम बातें करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब जो खबर है वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री से ही जुड़ी हुई। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता और मारपीट करने के कारण चर्चा में आए मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार आज लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के साथ नजर आए। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह ने विभव कुमार द्वारा की गई अभद्रता को भी स्वीकारा था, लेकिन आज अब लखनऊ एयरपोर्ट पर विभव का केजरीवाल और संजय सिंह के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आना आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस मामले में कथनी और करनी के फर्क को दर्शाता है। और वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार को लखनऊ एयरपोर्ट पर देखे जाने वाले इस पूरे मामले पर कहा है कि स्वाति मालीवाल के मामले में विभव कुमार पर 72 घंटे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि यह हमला अरविंद केजरीवाल ने ही करवाया है। सब कुछ सामने आ चुका है कि शीश महल जो बन चुका है अपराध महल, उसमें हमला करवाने वाले स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद पर वो और कोई नहीं, वो केजरीवाल ही थे। क्योंकि केजरीवाल के साथ ही विभव कुमार देखे गए एयरपोर्ट पर लखनऊ के। अब बताइए 72 घंटे होने को है, इस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की जाती आम आदमी पार्टी के द्वारा। बस 30-32 घंटों के बाद संजय सिंह आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी और ये सख्त कार्रवाई है
कि आप विभव कुमार को लेकर घूम रहे हैं, इसका मतलब हमला विभव कुमार ने नहीं किया। हमला जैसे पीसीआर कॉल के रिकॉर्ड में लिखा है, जो 2 फोन कॉल किए स्वाति मालीवाल ने, हमला मुख्यमंत्री नहीं करवाया, अरविंद केजरीवाल नहीं करवाया। और सवाल ये बनता है, इसीलिए तो संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए एफआईआर नहीं की जा रही। तो दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी विभव कुमार के अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर दिखने के इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि झूठ, मक्कारी और धोखा आम आदमी पार्टी के चरित्र में दिखाई देता है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि जब जब महिलाओं के आत्मसम्मान की बात होती है तो केजरीवाल और उनकी पार्टी का चरित्र खोखला नजर आता है। लखनऊ एयरपोर्ट पर संजय सिंह भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और विभव भी है। मतलब वही झूठ, मक्कारी और धोखा जो आम आदमी पार्टी के चरित्र में है, वो इस बार फिर दिखाई देता है। जब जब महिलाओं के सम्मान की बात हुई है, जब जब महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हुई है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का चरित्र खोखला नजर आता है। स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्घटना हुई, ये पहली नहीं है। आज मुझे बहन संतोष कोहली भी याद आती हैं, जिनकी दुखद मृत्यु आज भी संदेह के घेरे में है। क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी में जो भी महिला किसी ऊंचे पद पर जाती है, वो वहां ठहर नहीं पाती। और इसी पूरे मामले पर ताजा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ ये कहा गया कि इस घटना का संज्ञान लिया जाएगा। अब संज्ञान तो लिया नहीं, ना ही कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई जांच हुई किसी प्रकार की, लेकिन उससे पहले ही जो पीए साहब हैं वो केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर पूरी आम आदमी पार्टी को देखते और महिलाओं की राजनीति देखते उनके, तो केवल महिला वोट के लिए तमाम छोटे छोटे इशूज को लेकर आते हैं, लेकिन जब सम्मान की बात की जाती है तो पार्टी में महिलाओं का सम्मान कहीं भी नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल जहां खड़े हैं उसके पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, राजनीति के बड़े इशूज उठा रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे को उनको आज उठाना चाहिए कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ हम की गई जो घटना है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं, उस पर जवाब देने से कतरा रहे हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं। महिलाओं के वोट के लिए तो अरविंद केजरीवाल प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनको अवसर आता है कि महिलाओं को देने के लिए, महिलाओं का सम्मान करने के लिए, तो वहाँ पीछे छूट जाते हैं। और एक मूल चरित्र है आम आदमी पार्टी को, उस पर आप देखिए, जो अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि चौहान का इशू हो, चाहे साजिया एलवी ने कहा कि हम क्यों वहां से बाहर आए, बहुत सारी बातें महिलाएं नहीं कहती हैं, लेकिन वहाँ माहौल कम से कम ऐसा नहीं है कि जहाँ महिलाएं अपनी विचारधारा के साथ राजनीति कर सकें, अपने स्वभावगत राजनीति कर सके। तो ये चुनौती है और ये सवाल भी है। ये सवाल शायद लोकसभा के जो वोट है उसमें परिवर्तन भी करेंगे कि महिलाएं जो वोट करने जाएंगी इन इश्यूज को देखेंगी जिन मुद्दों पर हम आप बात कर रहे हैं। रामेंद्र, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कथनी और करनी में आम आदमी पार्टी की कितना अंतर है, ये बिल्कुल सीधे तौर पर साफ नजर आ रहा है। और स्वाति मालीवाल कोई आम महिला तो है नहीं, राज्यसभा सांसद डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष से पहले रह चुकी हैं, जिन्होंने महिलाओं की बातों को इतना उठाया है और अब खुद उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई जांच नहीं, और जिस व्यक्ति पर ये तमाम आरोप लगे हैं उसी के साथ मुख्यमंत्री नजर भी आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के अगर पूरी राजनीति को ध्यान में रखिए, जब आंदोलन से शुरू हुई और सत्ता तक आती है उसको देखिए, तो झूठ, फरेब और मक्कारी है भाषा में। कभी भी उन्होंने साफ गोई से बात नहीं की और जो कहा वो कभी नहीं किया। जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो उनकी राजनीति का हिस्सा है। मालीवाल एक सब्जेक्ट है कि आप देख रहे हो, लेकिन तमाम महिलाएं, मालीवाल राज्यसभा सदस्य कोई सामान्य महिला नहीं है। आप समझिए कि सामान्य महिलाओं के साथ किस तरीके की इनका चरित्र होगा और किस तरीके का व्यवहार होता होगा, है ना। ये बड़ी चुनौती है और इसमें अरविंद केजरीवाल को फ्रंट पे आके कहना चाहिए कि हम कार्रवाई करेंगे। विभाग अगर उनके साथ है तो इसका मतलब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, विभाग उनकी सह पर काम कर रहे हैं, यही तो दर्शा रहा है। तो ये दोनों बातें अलग अलग है। तो इससे मूल चरित्र उनका वो है, जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो नहीं कहते, जो मन में है वो दिखाते नहीं और बाद में करते। चाहे पंजाब के चुनाव पर उन्होंने क्या कहा, क्या इशूज निकल करके कुमार विश्वास ने क्या कहा कि राष्ट्र हमारा, चाहे पंजाब एक राष्ट्र, हम राष्ट्र प्रधानमंत्री बनेंगे, कुमार विश्वास का बयान है। तो बहुत सारी बातें उनके अंतर मन में होती हैं जो दो लोगों के सामने नहीं कहते हैं, लेकिन है, मन अलग है, मुंह अलग है, मुंह से कुछ और कहते हैं और मन में कुछ और होता है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लोकसभा चुनावों का ये दौर चल रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर
पूरे तौर पर अलर्ट है और इस मामले को प्रमुखता से उठा रही है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात, संरक्षक की बात जो आम आदमी पार्टी कहती है, उसकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, इस मामले को बखूबी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। देखिए, भाजपा उठा इसलिए रही कि भाजपा ने अपने विचारधारा में उसको सम्मिलित किया और 33% आरक्षण की तरफ कर रहे हैं, महिलाओं को टिकट दे रहे हैं। महिलाओं की आप देखिए ना, आवास होगा तो महिलाओं के नाम होगा, गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम होगा, तमाम चीजें महिलाओं के नाम होंगे। अगर महिला रजिस्ट्री कराते हैं तो महिला को 2% 1% छूट मिलती है जो उसमें रजिस्ट्री है ना, तो वो कर रही है। तो करने वाले और कहने वाले इसलिए उठा रहे हैं कि वो उसकी विचारधारा का इशू है, वो विचारधारा का विषय है कि महिलाओं के साथ व्यवहार इस तरह न हो, महिलाएं समाज में खड़ी हो। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोट पड़ा उसमें बड़ी संख्या में जो कानून व्यवस्था है, महिलाओं ने इसलिए वोट डाला कि उनको सड़क पर चलना इजी हो गया है, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में तक कल चुनाव हारने के बाद लोग ये कहेंगे कैसे वोट मिल गया, साहब हमने नहीं जाना था। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको नहीं काउंट करते। 50% जो आबादी है उसको आपको साथ लेकर चलना होगा, उसका इज्जत मान सम्मान इस पर ध्यान रखना होगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपको शायद परिणाम अपेक्षित न मिले। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रामिन ने तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। तो कथनी और करनी में कितना अंतर है यह हमने जाना, लेकिन इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख में पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में डीडी न्यूज संवाददाता गौतम राय ने लद्दाख से भाजपा उम्मीदवार ताशी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवाते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है लोकसभा के चुनाव के लिए और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के नुमाइंदे यहाँ पे ताशी ग्यालसन, आइए उनसे बात करते हैं। ताशी ग्यालसन, अभी आपका प्रचार कैसा चल रहा है? सभी जगहों पे जहाँ जहाँ मैंने अभी तक कैंपेनिंग के लिए मैं गया हूँ, सब जगह से लोगों से मिला और सबका एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल रहा है और सब अप्रिशिएट कर रहा है। किस तरह की तब्दीलियां आई हैं लद्दाख में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद? हर एक सेक्टर में जो है आपको दिखेगा कि यहाँ पे चेंज हुआ है। आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी टेलीकम्युनिकेशन, आपके हेल्थ के जो इम्प्रूवमेंट है। सोलर पावर को भी काफ़ी बढ़ाया जा रहा है कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए। सोलर पावर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लद्दाख में प्लान किया जा रहा है, लेकिन हमने जो है यहाँ पे एक 50 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट जो है उसका काम शुरू किया है। ज़मीन भी हमने आइडेंटिफाइड करके दे दिया है और ये PMDP में एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है 50 मेगावाट का। सुरक्षा दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि हमेशा चीन भारत के इस हिस्से पे आग गड़ा के रखता है और घुसपैठ भी काफ़ी हुई है और लोग अपने आप को कहते हैं कि हम कुछ असुरक्षित भी महसूस करते। 3-4 सालों में हमने जो है बॉर्डर एरिया को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया है और बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज में दिया है लोगों को और बॉर्डर आज स्ट्रेंथन हो रहा है। लोग जो सीमा पे बैठते हैं वो अभी जो है अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। अलग राज्य होना चाहिए, 6 शेड्यूल में आना चाहिए लद्दाख को, उन सब मसलों पर आप किस तरफ है? सरकार ने जो है उन सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। 3 जो है टॉक्स ऑलरेडी हो चुका है। एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बना हुआ है, उसमें जो है यहाँ के लोगों के डिमांड्स को जो है डिस्कस किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक जगह है और यहाँ जो है सरकार जो है दूसरे नज़र से देखते हैं और उन सभी चीज़ों को और यहाँ के इन्वायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रख के जो है सरकार जो है बहुत अच्छा और लोगों के हित का एक फैसला लेंगे जिसमें सभी का एक सहमति हो। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. 3 करोड़
करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 देख रहे हैं आप। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात आम चुनावों की हम लगातार कर रहे हैं। और इन आम चुनावों के बीच में नई दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने अजमल खान पार्क में चुनाव प्रचार किया और उन्होंने मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील की। बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को असामान्य बताया और कहा कि केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपनी विश्वसनीयता को ही खत्म कर दिया है। ये जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, ये बहुत ही अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से हटी है तो हमेशा आम आदमी पार्टी ने उसको निगल कर सत्ता ली है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। और आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ ली थी अपने बच्चों की कि वे कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न करा और कांग्रेस के साथ गठबंधन करा, जिसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी काफी इरोड हुई है। और वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने चुनाव प्रचार किया और मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। कन्हैया कुमार ने इस दौरान कहा कि भाजपा ने 10 वर्षों में सिर्फ बातों के अलावा और कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। और न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच फिलहाल 24 की चुनौती यानी कि लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों में इतना ही। तो चलिए अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम की देर रात रांची के ईडी दफ्तर में गुजरी है। अब आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस दौरान ईडी की पूरी कोशिश होगी कि आलमगीर को रिमांड पर लिया जाए ताकि कैश कांड में उनसे जरूरी सवाल जवाब किए जा सके, जिसमें अब देखना यह होगा कि अदालत आखिर कितने दिन की ईडी रिमांड तय करेगी। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय देख रहे आलमगीर आलम को कल देर शाम 2 दिन की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 6 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल, उनके नौकर और एक बिल्डर के ठिकाने से करीब 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की थी, जिसके बाद ईडी ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया था। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना अहम फैसला सुना सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज अंतिम सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुना सकता है। और इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ करेगी। गौरतलब है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। उत्तर पश्चिम भारत के लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की गई है।
मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आगामी 3 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही गुजरात, कोंकण, सौराष्ट्र और कच्छ में शनिवार से और रविवार से दिल्ली, झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी यही स्थिति बने रहने की संभावना है। और वहीं मौसम में अगर बात करें तो गर्मी और मानसून को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से खास बातचीत की है। हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहना है उनका आपको सुनाते हैं। भारत में मानसून का बेसब्री से इंतजार होता है और ये भी कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी मानसून उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कब एक्सपेक्टेड है? इस पिक्चर्स के हिसाब से देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पूरा साउथ इंडिया में क्लाउड फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, वहाँ पे क्या है कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि जहाँ ट्रफिंग है, सर्कुलेशन पैटर्न बने हुए हैं, नीचे तमिलनाडु के नीचे एक सर्कुलेशन है, उसके कारण जो हमारे पूरे रीजन में हमारा अनुमान जो है कि आने वाले 5 दिनों में स्पेसिफिकली तमिलनाडु, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होती रहेगी। हैवी मीन 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, वो हमारा अनुमान है, क्योंकि जहां कंडीशंस अभी फेवरेबल है रेनफॉल एक्टिविटी चलती रहेगी। और वहीं तमिलनाडु के मदुरै में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर के कुछ इलाकों में बिजली कटौती हुई। राजस्व प्रशासन और आपदा प्रबंधन ने तमिलनाडु के कई जिलों के कलेक्टरों को पहले ही भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी थी। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके बाद में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले 4 दिनों में दक्षिणी तमिलनाडु में भारी बारिश की भी आशंका जताई है और कुछ जिलों में बहुत भारी बारिश की भी संभावना है, जिसमें विरुधुनगर, तेनकासी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और कन्याकुमारी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। और पिछले कुछ दिनों से जारी इस भीषण गर्मी के बाद अब देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मुंबई में भारी बारिश और तूफान के बाद मौसम विभाग ने केरल में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसे देखते हुए राज्य के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर प्रशासन रेफ्रिजरेशन के तरीकों को गैर प्रदूषणकारी तरीकों से बदलने की आवश्यकता है। इस बात पर जोर दिया खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की सचिव अनीता प्रवीण ने। साथ ही व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के पुनर्चक्रण के महत्व पर भी अनीता प्रवीण ने अपने विचार रखे। Use of refrigeration methods, they are already under scanner. The greenhouse gas emission that results from there is already a topic of discussion where we need to focus on alternate refrigeration procedure methods. Apart from this, the unsustainable packaging material is another area. Devising systems that will stop being called as the 1/3 contributor to the greenhouse gas emissions that the entire food sector does. The food processing sector contributes 1/3 of the greenhouse gases today, is what is the assessment. वहीं आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष रमेश चंद ने कहा कि कृषि जलवायु परिवर्तन में योगदान भी करता है और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित भी होता है। शमन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुकूलन। रमेश चंद ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में AI के प्रयोग का भी सुझाव दिया। 13% of total emissions in India comes from agriculture. And if we include food processing, it will further increases. So I feel that we need estimates of emissions in transport, estimate of emission in storage, estimate of emission in processing, and estimate of emission because of wastage. तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही भोजन का पोषण मूल्य भी घट रहा है। इसके साथ ही खाद्य प्रणालियां तनावपूर्ण स्थिति में है और इन सबका कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। सही नीतियां होंगी तो सही समय पर इस संकट से बचा जा सकता है और चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। चुनौतियां कठिन हैं लेकिन आशा भी है। कैमरामैन सौरभ के साथ भावना नैयर, DD न्यूज़, दिल्ली। और चलिए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी हिंसा और झड़प के बीच पाकिस्तान के ही एक सांसद ने अपनी सरकार को ही लताड़ लगा दी है।
MQMP के नेता सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जहां भारत चांद पर अपनी सफलता के परचम लहरा रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के कराची में लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से भी जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूली शिक्षा नहीं मिल पा रही। गौरतलब है कि पाकिस्तान अपनी गलत आर्थिक नीतियों के कारण आर्थिक विषमता, उच्च मुद्रास्फीति और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है। वहीं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिसो की स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल उप प्रधानमंत्री तथा पर्यावरण मंत्री टॉमस ताराबा ने एक निजी चैनल में अपने बयान में बताया कि प्रधानमंत्री फिसो का ऑपरेशन सौभाग्य से अच्छा रहा है और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस समय उनकी स्थिति में पहले से सुधार है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिसो को संदिग्ध द्वारा गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। वहीं उनके कथित हमलावर को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर हुए इस हमले की घटना पर अपना दुख जताया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री महामहिम रॉबर्ट फिसो को गोली मारने की खबर से गहरा सदमा लगा। मैं इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं और पीएम फिसो के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत स्लोवाक गणराज्य के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। फ्रांस सरकार ने बुधवार को न्यू कैलेडोनिया में हुए दंगों के बाद 12 दिनों के लिए आपातकाल लागू करने की घोषणा की है। चुनाव सुधार को लेकर हुए दंगों में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। न्यू कैलेडोनिया में लोग फ्रांस से आज़ादी की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आज़ादी समर्थक और फ्रांस समर्थकों के बीच तनाव भी हो गया और दंगाइयों ने वाहनों में आग लगाकर दुकानों में लूटपाट की, जिसके बाद फ्रांस सरकार ने प्रवक्ता ने न्यू कैलेडोनिया में 12 दिनों का आपातकाल लागू करने की जानकारी दी है। और आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है और डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता भी बेहद आवश्यक है। डेंगू बुखार होने पर अक्सर मरीज के परिवार के सदस्य काफ़ी परेशान हो जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि अस्पताल में भर्ती कराएं या नहीं। तो आइए जानते हैं कि आखिर डेंगू के लक्षण क्या हैं और कौन से लक्षण खतरे के संकेत देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डेंगू वायरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो विषाणु मच्छर में पहुंचते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो विषाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू मच्छर काटने की वजह से होता है। एक एडिस मच्छर होता है जो कि हमारे घर के एनवायरनमेंट में जहाँ भी कोई पानी इकट्ठा रहता है, जैसे किसी पोट में या कोई टायर में या नारियल के किसी खोल में, फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में, और जो आपके बाथरूम में कई बार पानी इकट्ठा होता है, उसमें आमतौर पे ये मच्छर अंडे देता है। वहाँ पे लार्वा पैदा होता है और उससे मच्छर पैदा हो जाता है। डेंगू का संक्रमण एडीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छर दिन में काटता है। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है। घर के आसपास या छत पर रखे पुराने सामान में इकट्ठा साफ पानी में इस मच्छर के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। ये एक आम वायरल फीवर की तरह ही होता है, जो कि बहुत ही हाई ग्रेड फीवर सडन ऑनसेट होता है, जो कि 3 से 4 दिन आमतौर पे रहता है और उसके बाद में उतर जाता है। फीवर उतारने के लिए पैरास्टामोल जो ऑन दी काउंटर अवेलेबल टैबलेट है वो आप ले सकते हैं। पेन किलर या दूसरी कोई दवाई ना लें। ये देखा जाता है जब डेंगू फीवर उतर जाता है 4थे या 5वें दिन उसकी प्लेटलेट का कम होना शुरू हो जाता है।
तो इसमें जब भी डेंगू फीवर हमें लगता है हाई ग्रेड फीवर है, हेडेक है, बॉडी एक्स है, बैक एक है, मसल पेन बहुत ज़्यादा है और कमजोरी ज़्यादा लग रही है, तो वहाँ पे डेंगू सस्पेक्ट करते हैं और डेंगू के लिए टेस्ट किए जाते हैं। यदि डेंगू पॉजिटिव है तो हम प्लेटलेट का टेस्ट जो शुरू में करते हैं तीसरे दिन और फिर 5वें दिन भी दोबारा से करते हैं। यदि प्लेटलेट कम होती हैं और शरीर पे कोई लाल चकते आते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, नाक से खून आना शुरू हो जाता है, उल्टी में खून हो जाए या टट्टी में खून आना शुरू हो जाए या कई बार इवन बेहोशी हो जाती है, कहीं ब्रेन में दिमाग में भी कई बार खून निकल जाता है, इसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। ये यदि सीवियर हो जाता है तो ये डेंजरस सिचुएशन होती है और इसमें एडमिशन हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है और अपना इलाज हॉस्पिटल में जाके करवाएं। आवश्यक है कि डेंगू बुखार होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए, साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। स्व इलाज बिल्कुल न करें, विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही दवा लें। डेंगू रोगी में रक्तस्राव होने की संभावना अधिक होती है। कुछ दवाओं को लेने से शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होने का खतरा बढ़ जाता है। बुखार हो तो पैरासीटामोल की गोली लें और कोई भी असामान्य लक्षण होने पर लापरवाही न करें। हमारी सराउंडिंग में डेंगू ना पनपे, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो और घर के अंदर यदि संभव है तो जाली के दरवाजे रहें, नेट यूज करें सोते टाइम। तो डेंगू के क्या कुछ लक्षण है वो इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको लखनऊ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। अरविंद केजरीवाल और साथ ही उनके साथ में अखिलेश यादव इस दौरान मौजूद थे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे पत्रकार भी मौजूद थे, लेकिन उन पत्रकारों ने जब अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सवाल किया तो इस दौरान वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधते हुए नजर आए। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, ताज़ा अपडेट देने के लिए रामेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। रामेंद्र, जब सवाल किया गया अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले को लेकर के, स्वाति मालीवाल वाले केस को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधते हुए नजर आए। देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अगर आप ठीक से देखें तो वो अपने केवल इशूज उठाते हैं, उनसे सवाल पूछे तो बायकाट करके भागते हैं। ये शुरुआत से इनका लक्षण रहा। क्योंकि स्वाति मालीवाल का केस लोकसभा चुनाव के बीच में हो रहा है, तो राजनीतिक अगर दल हैं आप, तो राजनीतिक रूप से आपको सवाल का उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन उनको क्या है कि उनको अपनी राजनीति करना, उसके अलावा किसका मान मर्दन हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, किसका सामाजिक मान मर्यादा का नुकसान हो रहा है, उस पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है। और ये शुरू से लेकर अंत तक आप पूरी राजनीति देखिए। साजिया इल्मी जी भी जब आई थी तो उन्होंने भी आरोप लगाया था कि किस तरीके से पार्टी के अंदर किस तरीके से महिलाओं की स्थिति है, इसलिए लोग छोड़ के जाते हैं। तो उस पर सवाल देने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास है भी कुछ नहीं। जिन विभो कुमार के खिलाफ कार्रवाई करनी वो आपके साथ हैं, तो क्या उत्तर देंगे? तो जाहिर है कि उसका कोई उत्तर नहीं। और ये सब कुछ जो घटना हुई है स्वाति मालीवाल के साथ, उसमें सहभागी है अरविंद केजरीवाल, इसलिए उत्तर देना उनके लिए समस्या हो रही है। लेकिन क्या प्रेस वार्ता सिर्फ अपनी बात कहने के लिए थी उनकी? क्योंकि वो आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा करके, और जो सवाल पत्रकारों ने किए उसका बिना जवाब दिए उस पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। क्या इसीलिए प्रेस वार्ता थी ये? कृतिका, अरविंद केजरीवाल को मैं वही कह रहा हूं कि ये केवल आरोप लगाते हुए ही यहाँ तक आए हैं। आप इनका आंदोलन से शुरू करके अब तक की राजनीति देख लीजिए, दूसरों पर क्या आरोप लगाना है और इतनी साफगोई से लगाते हैं। लगता है कि इनके अलावा कोई देश में सच नहीं बोल रहा, इकलौते नेता हैं जो सच बोल रहे हैं। और जो भी आरोप लगाते हैं बड़ी साफगोई से, बड़ी शालीनता से कि साहब ये होने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल को अगर आप इस तरीके से देखते हैं ना, तो उनके पास कुछ कहने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी को उनको पता है कि भाजपा आएगी तो उन जैसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो वो ये डर है कि भाजपा के खिलाफ उनको बोलना है, भाजपा का नुकसान करना है। वो आए सत्ता में ना आए, लेकिन भाजपा ना आए, केवल इस पर अरविंद केजरीवाल अब काम कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब तो भारतीय जनता पार्टी पर भी काफी ज्यादा हमलावर होते हुए अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को 75 साल के वो हो जाएंगे अगले साल, तो उन्हें राजनीति से अलग हो जाना चाहिए, और अगर वो नहीं होंगे अलग तो उनकी कथनी और करनी में अंतर होगा।
लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी का नियम नीति निर्धारण भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, केजरीवाल नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा बाइलाज है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी फंक्शनिंग करेगी, कब कौन रिटायर होगा, किसको क्या काम दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें अरविंद केजरीवाल को नहीं पढ़ना चाहिए। उनको अपने मुद्दे करने चाहिए कि हमने दिल्ली में क्या किया, पंजाब में क्या किया, भ्रष्टाचार किस ऊपर हम क्यों जेल गए, सब जवाब इस पर देना है। जवाब इस पर नहीं देना है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या कर रहे हैं। तो जाहिर है को अपने इशूज से, अपने मुद्दों से बचना चाह रहे हैं जहां पर उनको जवाब देना है, इसलिए ऐसे सवाल उठाएंगे जो उनके नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन रिटायर होगा, कौन नहीं होगा, ये भाजपा तय करेगी, अरविंद केजरीवाल खुद का नहीं तय करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल उनकी खुद की पार्टी में क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। कथनी करने की बात वो कर रहे हैं, दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, और ऐसे में जब वो खुद जेल में थे तब उन्हें याद नहीं आया कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तमाम मांग हुई, इस दौरान कोर्ट की तरफ से भी उन्हें फटकार लगी। उसने कहा देश में और भी हैं मुद्दे।